नमस्कार मेरे प्यारे फौजी भाइयों, आप सभी का एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की श्रृंखला में एक बार पुनः दिल की गहराई से आपका स्वागत है। तो दोस्तों साइंस से जुड़े हुए 15 क्वेश्चन आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए फिर एक श्रृंखला जिसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं और इस श्रृंखला में अभी तक मैं 17 पार्ट आपको पढ़ा चुका हूं। आज मेरे साथ आप जुड़ रहे हैं पढ़ने के लिए प्रैक्टिस सेट 18। आज हम लोग इस पार्ट का 18वां भाग देखने वाले हैं। काफी अच्छे क्वेश्चन है। हमारा टारगेट इस बार होने वाला है 15 आउट ऑफ 15 क्वेश्चन जो साइंस से आते हैं। हर बार हम लोग मिस्टेक करते हैं पर इस बार हम लोग वो गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। तो 17 प्रैक्टिस सेट आप लोगों ने बहुत अच्छे से कंप्लीट किए। दोस्तों अगर नहीं किए हैं तो एक बार फिर आप, मेरी छोटी सी एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप लोग इन सारे प्रैक्टिस सेट को देख लें क्योंकि पेपर बिल्कुल भी आपका बाहर नहीं जाएगा। पूरा पेपर इसी सेट में से आप लोगों का सेट होने वाला है, ये आप लोगों को मैं पहले ही से बता रहा हूं। तो दोस्तों शुरुआत कर रहे हैं। रिवीजन प्रैक्टिस क्लासेस हमारी चल रही है साइंस को लेकर। दोस्तों जो सभी जीडी, ट्रेडमेन, डब्ल्यूएमपी आप किसी भी ट्रेड से हैं तो आपको ये क्लास काफी ज्यादा फायदेमंद होगी और काफी ज्यादा लाभ इसका होने वाला है। तो आज बिना देर किए शुरू कर लेते हैं। हेडिंग डाल ली अपनी कॉपी में, प्रैक्टिस सेट 18 15 क्वेश्चन क्या होने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सेशन को दबाकर लाइक और आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें दोस्तों के साथ में ताकि इसका फायदा सभी को मिल सके। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, सामने देखिएगा जरा ध्यान से। क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे भारी गैस इनमें से कौन सी है। आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन यहां पर दे के रखा गया है। सबसे भारी गैस कौन सी होने वाली है। इसमें ऑप्शन देखे, हैवीएस्ट गैसेस का नाम बताना है। कौन सी गैस हैवी गैस मानी जाती है। पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम और रेडॉन। ये चार प्रकार के ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पर दिए गए हैं। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है और इसके आगे आने की संभावनाएं भी ज्यादा बनेगी। दोस्तों अगर हम लोग ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की जो खोज की थी वो किसके द्वारा की गई थी। तो प्रिस्टले के द्वारा ऑक्सीजन की खोज की गई थी। ये आप लोगों को ध्यान देना है, प्रिस्टले के द्वारा ऑक्सीजन की खोज की गई थी। ऑक्सीजन को हम लोग जीवनदायिनी गैस के नाम से जानते हैं, लाइफ गिविंग गैस। आप इसे इंग्लिश में भी लिख लीजिएगा, जीवनदायिनी गैस या लाइफ गिविंग गैस कौन है, तो ये ऑक्सीजन होगी। दोस्तों ध्यान रखना है। ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, तो ऑक्सीजन का सिंबल होता है O या फिर इसका अणुसूत्र हो जाएगा O2। दोस्तों इसका अणुसूत्र क्या होता है O2। एग्जाम में आता है कि ऑक्सीजन का अणुभार क्या होता है, तो ऑक्सीजन का अणुभार होता है अगर देखा जाए तो 16, यानी कि एक एटम इसका जो एटॉमिक मास हो जाएगा वो 16। और अगर हम लोग एक परमाणु इसके अणुओं का अगर हम भार देखें O2 का तो ये हो जाएगा 16 और 16 32। ध्यान रखिएगा। नाइट्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई, तो नाइट्रोजन की खोज की गई थी रदरफोर्ड के द्वारा। और आपको पता है नाइट्रोजन एक प्रिजर्वेटिव गैस है जो चीजों को जैसे इसका हम लोग यूज करते हैं सिंपली, जो चिप्स के पैकेट होते हैं उनको, उनमें चिप्स को लंबे समय तक सुरक्षित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। इस बात को आपको ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हीलियम गैस, तो हीलियम एक अक्रिय गैस है, आपको ये भी ध्यान रखना है। हीलियम से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। हीलियम एक अक्रिय गैस है और इसका सिंबल होता है He। वही अगर हम रेडॉन की बात करें तो रेडॉन का सिंबल होता है Rn और परमाणु क्रमांक इसका होता है 86। दोस्तों एटॉमिक नंबर को विशेष ध्यान देना है। किसी भी प्रश्न से एटॉमिक नंबर आपसे पूछा जा सकता है किसी भी एटम्स का, इसलिए ध्यान दें। और रेडॉन इन सभी गैसों में सबसे भारी गैस मानी जाती है रेडॉन गैस। वायुमंडल में इसकी बिल्कुल भी उपलब्धता नहीं होती है, ध्यान देना है। वायुमंडल में यह गैस नहीं पाई जाती है। अब अगर अक्रिय गैसों की बात करते हैं तो अक्रिय गैसों में अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो हीलियम होती है, हीलियम के बाद नियॉन होती है, नियॉन के बाद आर्गन की बात करें क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, जिनॉन और रेडॉन। दोस्तों इनमें से सबसे कम पाए जाने वाली या नहीं पाए जाने वाली गैस रेडॉन है, रेडॉन है। और अगर हम देखें तो ऑर्गन यहाँ पर वायुमंडल में 0.95% पाई जाती है, जिसकी उपलब्धता सबसे ज्यादा पानी जाती है इनर्ट गैसेस में। तो इतनी सारी जानकारी आपको यहां से समझ में आई होगी। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन 2 को हम लोग देख लेते हैं। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, काफी अच्छा प्रश्न है। सेब में पाए जाने वाले अम्ल के बारे में आपको बताना है। तो ऑप्शन है यहाँ पर लैक्टिक एसिड, साइट्रिक एसिड या फिर मैलिक एसिड, और एक और ऑप्शन देके रखा है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अलग अलग पदार्थों में पाए जाने वाले अम्लों से एक प्रश्न भी आता है आपकी शिफ्ट में। तो एसिड और बेस वाला जो टॉपिक है अच्छे से कंप्लीट कर लेना है आपको। किन किन पदार्थों में किन किन से कौन कौन से एसिड मिलते हैं आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर ऑप्शन है लैक्टिक एसिड,
तो लैक्टिक एसिड पाया जाता है दोस्तों दही में। आपको ध्यान देना है, दही में कौन सा अम्ल है? लैक्टिक एसिड। यहाँ अगर आपसे साइट्रिक या सिट्रिक के बारे में पूछा जाता है तो नींबू और संतरा में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो नींबू संतरा में अवेलेबल जो रहेगा एसिड उसका नाम है साइट्रिक एसिड। वही हम सेब की बात करें, सेब की बात करें तो सेब में कौन सा अम्ल होगा? तो सेब में पाए जाने वाले अम्ल का नाम हो जाएगा यहाँ पर मैलिक एसिड। तो दोस्तों मैलिक एसिड क्या है? तो मैलिक एसिड सेब में पाया जाता है। यह आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान देना है, अच्छा क्वेश्चन है। तो सेब में जो अम्ल यहाँ पर अवेलेबल होगा, इस अम्ल का नाम हो जाएगा मैलिक एसिड। सही जवाब इस प्रश्न के लिए हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। चलिए, तो नोट्स बना रहे हैं आप। नोट्स दोस्तों, नोट्स बनाना है बहुत अच्छे से। नोट्स का फायदा आपको रिवीजन के टाइम पर पता चलेगा, रिवीजन बहुत अच्छा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, यूनिक प्रश्न आया है, सीमेंट का मुख्य अवयव इनमें से क्या है? सीमेंट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है आपको बताना है। ऑप्शन है चूना पत्थर, लेड, जस्ता और जिप्सम। देखिए, जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। CaSO4.2H2O ये होता है जिप्सम का फॉर्मूला दोस्तों, जिप्सम। और इसी को अगर हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक ताप पर गर्म करें तो बनता है CaSO4.12H2O। और दोस्तों ध्यान रखना है, मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये जो फॉर्मूले हैं दोनों एग्जाम में जरूरी है, आते हैं आपसे। अगर जिप्सम का फॉर्मूला पूछा जाता है तो CaSO4.2H2O, इसे हम लोग कैल्शियम सल्फेट के नाम से जानेंगे। ये नाम आपको लिख लेना है, मैं नहीं लिख रहा हूं यहाँ पर, कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं। और CaSO4.12H2O ये फॉर्मूला होता है POP का, यानी इसको हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। और आपने इसको देखा है कि जब हड्डियां टूट जाती है तो उस वक्त जब प्लास्टर चढ़ाया जाता है हड्डियों को सेट करने के लिए, तो वो POP का ही प्लास्टर होता है दोस्तों, ध्यान रखना है। और केमिकली इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। लिख दीजिएगा, एक बार रिपीट कर रहा हूं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4.12H2O का नाम होता है। और यहां हम बात करें सीमेंट की तो चूना पत्थर यहां पर होता है CaSO4, CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को चूना पत्थर या इसको हम लाइम स्टोन के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, इस नाम से भी ये पूछा जा सकता है। किसे लाइम स्टोन के नाम से जानते हैं? तो लाइम स्टोन होता है चूना पत्थर। लेड का फॉर्मूला होता है Pb, लेड आपका Pb हो जाएगा। और जस्ता होता है जिंक। दोस्तों सभी की जानकारी दी। तो सीमेंट में मुख्य रूप से चूना पत्थर पाया जाता है, CaCO3 का ये मिश्रण होता है, ये ध्यान देना है आप लोगों को बहुत अच्छे से। तो दोस्तों सीमेंट क्या है? तो सीमेंट का जो मेन कंस्टिट्यूएंट मटेरियल हो जाएगा, मुख्य पदार्थ हो जाएगा चूना पत्थर CaCO3। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, घेंगा रोग किस अंग को प्रभावित करता है? बायोलॉजी से आने वाला बहुत ही शानदार प्रश्न। घेंगा रोग को हम लोग एक नाम से जानते हैं, ग्वाइटर। दोस्तों इस नाम से भी ये आपकी एग्जाम्स में आपको देखने को मिल सकता है। ग्वाइटर रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो ऑप्शन है आंख, कान, पेट और गला। सभी को पता है कि हमारे गले में एक ग्रंथि होती है, इस ग्रंथि का नाम होता है थायराइड। अब दोस्तों थायराइड ग्रंथि के अंदर क्या होता है, जब आयोडीन की कमी होती है तो यह ग्रंथि, आयोडीन की कमी की वजह से यह ग्रंथि अपना आकार बढ़ा लेती है। गले में स्थित थायराइड ग्रंथि को आयोडीन की कमी होगी तो यह अपना आकार बढ़ा लेती है। और इसी रोग को हम थायराइड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानेंगे? थायराइड के नाम से जाना जाता है घेंगा रोग। तो घेंगा रोग या फिर इसे हम लोग थायराइड डिसीज भी बोल सकते हैं। घेंगा रोग, इसमें गले का आकार फूल जाता है। तो किससे संबंधित है? ये गले से। किस ग्रंथि को ये प्रभावित करता है? तो मैंने उसका नाम भी आपको बता दिया, थायराइड ग्रंथि। और थायराइड ग्रंथि ही अपना आकार यहाँ पर बढ़ा लेती है आयोडीन की कमी से। तो ये रोग अगर एग्जाम में आया तो इतनी सारी बातें आपसे पूछी जा सकती है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। नोट्स बनाते चले, क्वेश्चन लिखते चले, इनके आंसर और इनका जो मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट आप लोगों से मैं शेयर कर रहा हूं यहाँ पर सारे ऑप्शन को रिलेटेड, आप अपने नोट्स में जरूर लिखें। आज आपको इस बात को लेकर प्लान नहीं करना है कि हम सारे ऑप्शन क्यों लिखे। दोस्तों जरूरी है, एग्जाम अगर बनाना है, इस बार अगर वर्दी पहनना है तो इतनी मेहनत तो आपको लगेगी। एक क्वेश्चन है, मोतियाबिंद रोग कौन से अंग को प्रभावित करता है? सभी ने मोतियाबिंद का नाम जरूर सुना है। तो आर्मी में इसी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो कान, नाक, आंख और त्वचा, ये चार ऑप्शन हमारे बीच में है। तो मोतियाबिंद का संबंध तो वैसे सभी को पता है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। मोतियाबिंद का संबंध होता है हमारी आंखों से दोस्तों। तो मोतियाबिंद उम्र बढ़ने के साथ में आप लोगों को देखने को मिलता है। और साथ ही साथ हमारी आंखों से रिलेटेड जितने भी दोष है आप लोगों को पता होना चाहिए।
मैं आपको इसके की पॉइंट बता देता हूं। आपको निकट दृष्टि दोष जिसे हम लोग मायोपिया के नाम से भी जानते हैं, मायोपिया। एक होता है दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष के बाद में आ जाता है दूरदृष्टि दोष। तो दूरदृष्टि दोष जिसे हम लोग हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं, या आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है ये आंखों से। एक है रक्त वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस। और एक होता है आंखों से संबंधित रोग जिसका नाम होता है रतौंधी, रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस जिसको हम लोग बोलेंगे रतौंधी। दोस्तों इतने सारे रोग हैं, इनसे कहीं ना कहीं एग्जाम आपका बनेगा और सारे आपको पढ़ लेना है। रतौंधी में रात्रि के दौरान नहीं दिखाई देता। वही अगर वर्णांधता की बात करें तो लाल और हरे रंग में इसमें पहचान नहीं होती है, व्यक्ति इसमें विभेद नहीं कर पाता है, एक जेनेटिकल प्रॉब्लम है। वही दूरदृष्टि दोष में दूर का स्पष्ट दिखाई देता है, पास का स्पष्ट नहीं दिखाई देता। और मायोपिया या निकट दृष्टि दोष में पास की वस्तु अच्छे से दिखाई देती है और दूर की वस्तु अच्छे से दिखाई नहीं देती। दूरदृष्टि के निवारण के लिए हम लोगों को कॉन्वेक्स लेंस या उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाना चाहिए, और मायोपिया या निकट के लिए किसका, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो दोस्तों ये लेंसों से संबंधित भी क्वेश्चन एग्जाम में काफी ज्यादा आएंगे, आंख इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजली गिरते समय पैदा होने वाली गैस का नाम बताना है। बहुत अच्छा प्रश्न आप लोगों के लिए है कि जब बिजली गिरती है बारिश के दौरान तो उस वक्त जो गैस पैदा होती है वो गैस का नाम बताना है। ऑप्शन है आपके लिए नाइट्रोजन, नाइट्रिक ऑक्साइड, और यहां पर आ जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहां पर अगर हम लोग देखें नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड तो ये थोड़े अलग हो जाएंगे। इनका संकेत अगर हम देखें Na, और कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है CO। नाइट्रिक ऑक्साइड, तो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। तो आपने देखा इसके अगर कई सारे ऑक्साइड देखे, आपने N2O का जरूर नाम सुना होगा, तो इसे हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से जानते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। और नाइट्रस ऑक्साइड क्या होती है, तो नाइट्रस ऑक्साइड को हम लोग लॉफिंग गैस या हंसाने वाली गैस के नाम से भी जानते हैं। किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है, तो हंसाने वाली गैस हो जाएगी ये वाली या नाइट्रिक ऑक्साइड। दोस्तों ध्यान रखना है इस बात का। तो सही जवाब हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिजली गिरते समय कौन सी गैस, नाइट्रिक ऑक्साइड। किस गैस को लॉफिंग गैस, तो नाइट्रस ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी कितनी गतियां करती है, पृथ्वी में कितने प्रकार की गति होती है आपको बताना है। तो ऑप्शन है हमारे पास 1, 2, 3, 4। दोस्तों पृथ्वी की या सभी ग्रहों की गति आप लोगों को पता है, एग्जाम में आता है कि ग्रहों की गति से संबंधित नियम किसने दिए थे, तो ग्रहों से गति संबंधित नियम, ग्रहों से गति संबंधित नियम किसके द्वारा दिए गए। तो ग्रहों के गति संबंधित नियम दोस्तों किसके द्वारा दिए गए थे, तो इनका नाम है केपलर के द्वारा। अगर एग्जाम में आता है कि गति के नियम किसने दिए, तो गति के नियम दिए गए थे किसके द्वारा, तो ये दिए गए थे न्यूटन के द्वारा। और वही ग्रहों से गति संबंधी नियम केपलर के द्वारा दोस्तों दिए गए थे। पृथ्वी कितनी गतियां करती, तो पृथ्वी की गति को हम दो भागों में बांटते हैं, दो प्रकार की गति होती है। पहली गति का नाम है घूर्णन गति, या इसे हम लोग कहेंगे रोटेशन मूवमेंट। क्या कहेंगे दोस्तों, रोटेशन मूवमेंट। और एक होती है परिक्रमण गति। दोस्तों ध्यान रखना है परिक्रमण गति, ये दोनों गतियां एग्जाम में आती है, पूछी जाती है आपसे। इसे हम लोग कहेंगे रिवॉल्यूशन मूवमेंट ऑफ अर्थ, या रोटेशन और रिवॉल्यूशन, ये दोनों गतियां है। घूर्णन गति अपने अक्ष पर घूमना, पृथ्वी अपने खुद के अक्ष पर घूमती है, अक्ष पर घूमना घूर्णन गति का एग्जाम्पल हो जाएगा। और यहां आ जाएगा सूर्य के चारों ओर घूमना, सूर्य के चारों तरफ घूमना, ये परिक्रमण गति का उदाहरण है। अपने अक्ष पर घूमने में पृथ्वी को 24 घंटे का समय लगता है दोस्तों, ध्यान रखना है। और इसमें घूमने में 365 दिन का समय लगता है, यानी कि 1 वर्ष का। आपको मैं बता दूं इस गति की वजह से दिन रात होने की घटना होती है, और इस गति की वजह से ऋतु परिवर्तन होते हैं, जितने भी सीजन चेंज होते हैं वो किस गति की वजह से होते हैं, तो दोस्तों ध्यान रखना है परिक्रमण गति। तो मुझे उम्मीद है काफी अच्छे से आपको दोनों गतियां समझ में आई है। एक गति होती है घूर्णन गति, रोटेशन मूवमेंट, अक्ष पर ही घूमना, अपने ही अक्ष पर खड़े रहकर पृथ्वी का घूमना, सभी ग्रहों में गतियां होती है। और 24 घंटे इसका समय है, घूर्णन काल है, और दिन रात होने की घटना इस गति की वजह से होती है। वही परिक्रमण गति अगर देखें तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना,
365 दिन इसका परिक्रमण काल होता है पृथ्वी का, और ऋतु परिवर्तन होना इस घटना के कारण होता है। तो इतने सारे जवाब आपको इस वाले प्रश्न से मिले। दोस्तों हमें केवल टीका लगा के आगे नहीं बढ़ना है, मुझे सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझाना है ताकि आप एग्जाम बना कर आए। तो पृथ्वी की गतियों का आपको बताना है कितनी गतियां है, तो 2 प्रकार की गतियां यहाँ पर पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, दूध की शुद्धता को मापने वाला यंत्र कौन है? ऑफ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा प्रश्न आप सभी के सामने इंस्ट्रूमेंट में फिजिक्स के लेकर एक क्वेश्चन आता है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, तो जो अमीटर होता है ये क्या करता है, तो विद्युत धारा को मापना। तो विद्युत धारा को माप या जो इलेक्ट्रिक करंट को मापने की इकाई होती है अमीटर होती है, इंस्ट्रूमेंट होता है अमीटर। दोस्तों ध्यान रखना है, अगर हम लोग वोल्ट मीटर की बात करें तो विभवांतर मापने वाला यंत्र या विभवांतर मापना, तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके द्वारा मेजर किया जाता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट मीटर के द्वारा मेजर किया जाता है, ध्यान रखना है। वही अगर हम बात करते हैं दोस्तों लेक्टोमीटर की, तो दूध की शुद्धता किस पैमाने से मापी जाती है, तो दूध की शुद्धता लेक्टोमीटर से मापी जाती है। और थर्मामीटर से दोस्तों तापमान मापा जाता है, तापमान मापने वाला जो यंत्र होता है तो उसे हम लोग कहेंगे थर्मामीटर। यहाँ हमसे दूध की शुद्धता पूछी गई है तो लेक्टोमीटर इसका सही जवाब होगा। दोस्तों 4 ऑप्शन में से हमने चारों को कवर किया है, कुछ भी एग्जाम में आ सकता है, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। अमीटर विद्युत धारा को मापना, वोल्टमीटर विभवांतर को मापना या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना, और लेक्टोमीटर की बात करें तो यहाँ दूध की शुद्धता आ जाएगी, प्योरिटी ऑफ मिल्क, और थर्मामीटर टेम्परेचर को मेजर करता है, इतना ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करने वाले हैं। अमीबा का नाम आपने सुना है, प्रीवियस सेशन में हमारे प्रैक्टिस सेट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए थे कि जो अमीबा होता है वह एक कोशिकीय जीव होता है। अमीबा कैसा जीव है, एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर एनिमल, यूनिसेलुलर, और साथ ही साथ आप लिख दीजिएगा यूकैरियोटिक एनिमल। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल माना जाता है कौन, अमीबा। अब दोस्तों यहां पर पूछा गया कि अमीबा किस विधि से जनन करता है, बताना है। तो आपको यहाँ पर अगर हम देखें तो अमीबा का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे भी बनाया जा सकता है, अनियमित आकार का इसका शेप होगा। आपको यहाँ पर एक तो मैंने बताया था कि अमीबा के प्रजनन अंग का नाम क्या है, तो अमीबा के प्रजनन अंग या लोकोमोटिव ऑर्गन होते हैं कुटपाद। बेटा मैंने आपसे डिस्कस किया था कुटपाद क्या है। तो अमीबा अपने ही स्ट्रक्चर में इस तरीके की आकृतियों का निर्माण करता है जिन्हें हम लोग सुडोपोडिया या कुटपाद के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं कि विधि से जनन, यानी कि यहाँ रिप्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि रिप्रोडक्शन की मेथड कौन सी है। तो यहाँ बाइनरी फिजन देके रखा है, द्विविखंडन, या मल्टीपल फिजन देके रखा है, या बडिंग देके रखा है। तो यहाँ देखना आप लोग हमेशा ध्यान रखना कि जो अमीबा की सेल होती है 1 से 2 भागों में विभाजित हो जाती है, यानी कि एक बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर वाला डिवीजन यहाँ पर होता है, जो जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको बाइनरी फिजन बोलते हैं, कायिक विखंडन। दोस्तों द्विविखंडन विधि इसका नाम होगा कि जो एक कोशिका होती है वो डिवाइड होकर इक्वल टू पार्ट में डिवाइड हो जाएगी और वो 2 सेल्स या 2 जीव का निर्माण यहाँ से कर देगी। तो इसे बाइनरी फिजन या फिर द्विविखंडन के नाम से हम लोग जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब आपके लिए हो जाएगा। दोस्तों अमीबा काफी महत्वपूर्ण आता है एग्जाम्स में, है ना, ये सारी चीजें हम लोगों ने इससे डिस्कस की है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होना चाहिए, आपको बताना है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, पहले भी आ चुका है, CO2, यहाँ इसको हम बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, इसका नाम हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, इसका नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ CO की बात करें तो यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा CO, और O3 फॉर्मूला होता है ओजोन के लिए, O3 हो जाएगा, और O2 हो जाएगा ऑक्सीजन का फॉर्मूला। दोस्तों सारे संकेत अच्छे से पढ़ते चले, डेली सेशन में कंटिन्यू रहे, आप जब जब क्लासेस आती है आप लोगों को देखना है और अच्छे से इनका फायदा उठाना है। दोस्तों क्वेश्चन तो यहीं से होंगे। सही जवाब हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसका जो एक सही फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे लिए CO। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, प्रोटॉन क्या होता है,